हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। अपने प्रीवियस सेशन में हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, सॉरी एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। एंडोस्पर्म क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, कितने टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं, हमने ये भी देखा था। तो एंडोस्पर्म के तीन अलग अलग टाइप्स जो हमने देखे थे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से याद होंगे। न्यूक्लियर और सेल्युलर एंडोस्पर्म को मिलाकर हमारा बनता है कोकोनट, और हेलोबियल एंडोस्पर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल्युलर एंडोस्पर्म। और हमने मोजेक एंडोस्पर्म का भी एक टाइप देखा था। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। ये आपका डाइकोटिलिडॉन का एम्ब्रियो है, और एक मिनट रुको, यहाँ डाइकॉट आएगा, और ये आपका मोनोकॉटिलिडॉन का एम्ब्रियो है। सो देखो, ये एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है और ये एक टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो है। डायकॉट एम्ब्रियो में हमको दो कॉटिलिडॉन्स दिखते हैं, और ये दो कॉटिलिडॉन्स मिलकर जब आपके सीड में से जो पहली लीफ निकलती है, सॉइल के बाहर जो पहली लीफ निकलती है, इस एम्ब्रियोनल लीफ को हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन। ये जो एम्ब्रियोनल लीफ है, इस एम्ब्रियोनल लीफ को हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन। बहुत सारे बच्चों को तो ये कंफ्यूजन कई सालों से है कि एग्जैक्टली डाइकॉटिलिडॉन का मतलब क्या होता है और मोनोकॉटिलिडॉन का मतलब क्या होता है। डाइकॉटिलिडॉन का मतलब होता है किसी सीड से जब जर्मिनेशन के टाइम पे दो लीफ निकलती है तो उसको डाइकॉट सीड बोलते हैं, और किसी सीड से जब जर्मिनेशन के टाइम पे सिर्फ एक ही लीफ निकलती है सॉइल में से तो उसको मोनोकॉट सीड बोलते हैं। तो ये हमारे मोनोकॉट एम्ब्रियो है और ये हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो है, क्योंकि इसके पास टोटल दो कॉटिलिडॉन्स है और इसके पास सिर्फ एक कॉटिलिडॉन है। और मोनोकॉट एम्ब्रियो के कॉटिलिडॉन को हम बोलते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम के पास हमको बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स दिखाई देती हैं, जैसे कि स्कूटेलम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोप्टाइल की लेयर है जो आगे जाके आपका शूट एपेक्स बनाने वाली है, और इसके रेडिकल के पास कोलियोराइजा का लेयर है, या सीलियोराइजा आप जिसको बोल सकते हो, जो हमारे रूट को प्रोटेक्ट करती है। तो देखो, हमारी टेक्स्ट बुक में भी मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स का और एम्ब्रियो का डायग्राम दिया गया था। यहाँ पर भी आपको एक ब्यूटीफुल डायग्राम दिया गया है। ये आपके कॉटिलिडॉन्स हैं, ये माइक्रोपाइल वाला रीजन है जहाँ से वाटर एंटर करेगा, यस एवरीबडी। और ये आपका रूट एक्सिस है, ये देखो, ये अपना रूट का एक्सिस है और ये रूट का टिप है, और रूट के टिप के नीचे आपको कोलियोराइजे देखने को मिलता है। दिस इज मोनोकॉट सीड, दिस इज डाइकॉट सीड। ठीक है एवरीबडी, ओके। आगे देखो क्या बताया गया है। अब आपका सीड किस में कन्वर्ट होने वाला है, फ्रूट में कन्वर्ट होने वाला है। तो एक चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि आपके ओव्यूल में, मतलब देखो, ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर आपका ओवरी प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? यहाँ पर आपका अंदर ओवरी, ये आपकी ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है अपना ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अपना ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। इस ओव्यूल के अंदर अपना क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक जब डेवलप हो जाता है तो इसके वजह से हमारा ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारी जो ओवरी है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रूट के बाहर हमको जो सीड, फ्रूट के अंदर जो हमको सीड देखने को मिलता है वो एक्चुअली हमारा ओव्यूल होता है, एंड फ्रूट इज नथिंग बट ओवरी। तो फ्रूट के बाहर जो लेयर्स हैं उन लेयर्स को हम बोलेंगे पेरिकार्प। उन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और सीड के बाहर की जो लेयर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं टेस्टा एंड टेगमेन। क्या बोलते हैं उनको हम? टेस्टा एंड टेगमेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में इन डिटेल। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट में हमको क्या बताया गया है। ओके, तो चलो ऊपर चलते हैं और सीड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में होता है, यहाँ पर देखो, जब हमारे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल गैमेट आता है, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और फाइनली सीड बनता है। तो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सीड के बाहर आपको फ्रूट देखने को मिलेंगे, और ये सीड जब आप डिस्पर्स करोगे, यानी कि जब आप इस सीड को सॉइल में डालोगे, तो आपको यंग प्लांटलेट्स देखने को मिलेंगे, न्यू प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? कि ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मतलब क्या होता है?
हमारा ये जो ओव्यूल है इसके अंदर पूरा का पूरा सीड डेवलप हो गया। ये देखो, ये आपका एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया तो आपका ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज जो आपको याद नहीं है वो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूसिलस की मेम्ब्रेन थी, हमारे एम्ब्रियो सैक के बाहर ये जो न्यूसिलस की मेम्ब्रेन थी, ये न्यूसिलस की मेम्ब्रेन किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेरिस्पर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेरिस्पर्म में। देखो, पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में डिफरेंस होता है। पेरिकार्प इज योर फ्रूट लेयर। पेरिकार्प किसकी लेयर है, ये हमारे फ्रूट की आउटर लेयर है, दिस इज द फ्रूट लेयर। और पेरिस्पर्म कौन सी लेयर है, पेरिस्पर्म इज अवर सीड का आउटर लेयर। ये सीड के बाहर जो लेयर होती है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। यानी कभी कभी कुछ कुछ सीड्स में न्यूसिलस बच जाता है, वो न्यूसिलस जैसे काली मिर्च, काली मिर्च हमारा जो ब्लैक पेपर होता है, ब्लैक पेपर के ऊपर हमको ऐसी 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 लेयर देखने को मिलती है, तो उस लेयर को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ये क्वेश्चन नीट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, 110% पूछा जाता है। पेरिकार्प इज योर फ्रूट लेयर एंड पेरिस्पर्म इज योर न्यूसिलस लेयर, जो रिटेन हो गई है, जो बची हुई न्यूसिलस की लेयर है, दैट इज योर पेरिस्पर्म। ठीक है, जो सीड के बाहर प्रेजेंट होती है। ओके, सो देखो अब इधर पे हमको क्या बताया गया है। तो सीड इज डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बना है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। ये सीड्स कहाँ बनते हैं, फ्रूट के अंदर बनते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडॉन एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, सो देखो हमको इधर पे क्या बोला गया है कि एक सीड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट यानी सीड का आउटर लेयर प्रेजेंट होता है, उसके पास कॉटिलिडॉन्स होते हैं और एम्ब्रियो एक्सिस होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें, क्या हमने सीड का डायग्राम रखा है, यस, ये रहा हमारे सीड का डायग्राम। तो हमारे सीड के पास आउटर लेयर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं इसको हम, सीड कोट। और हमको कॉटिलिडॉन्स देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज सीड कोट, सेकेंड इज कॉटिलिडॉन एंड थर्ड वन क्या पढ़ा हमने, एम्ब्रियोनल एक्सिस। थर्ड वन क्या है अपना, एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कि जहां से आपके प्लूम्यूल अराइज होने वाले हैं। सो दिस इज द थर्ड रीजन, एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ तक सबको समझ में आया, ओके। अब देखो कॉटिलिडॉन्स के बारे में क्या बताया है। द कॉटिलिडॉन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली दे आर थिक। जनरली ये कॉटिलिडॉन्स मोटे होते हैं एंड दे आर स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। मतलब ये डायग्राम देखो, ये अपने कॉटिलिडॉन्स हैं और ये कॉटिलिडॉन्स कैसे हैं, मोटे मोटे हैं एकदम। इसमें ऐसा लग रहा है कि ढेर सारा फूड स्टोर करके रखा हुआ है। यस, ये देखो, ये जो अपने कॉटिलिडॉन का डायग्राम है, ये देखो, ये अपने कॉटिलिडॉन्स है। और ये कॉटिलिडॉन्स दिखने में कैसे हैं, ये देखो, ये अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये अपना क्या है, ये अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस है जहां से आपका कॉटिलिडॉन अराइज होगा। ठीक है, तो कॉटिलिडॉन्स थिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर हमने ढेर सारा फूड स्टोर करके रखा होता है। कॉटिलिडॉन का यही काम होता है ना कि जब तक सीड पूरी तरीके से जर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक उस सीड को खाना मिलते रहना चाहिए। और उसको वो खाना कहाँ से मिलेगा, उसके प्यारे प्यारे कॉटिलिडॉन्स से। यस एवरीबडी, सो कॉटिलिडॉन्स आर थिक ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, अब जैसे लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब क्या होता है, पल्सेस वगैरह, मेथी वगैरह, तो इनमें हमको क्या देखने को मिलता है, उनके कॉटिलिडॉन्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं क्योंकि वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हमको दो टाइप की सीड बताई गई है बेटा, एक होती है नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होती है एल्ब्यूमिनस। मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस को आप एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हो और दूसरे टाइप की जो सीड होती है वो होती है एल्ब्यूमिनस। तो इसको अंडरलाइन करो आप, ऐसे यहाँ पर लिखो, सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सीड्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है, और दूसरा होता है, ऐसे आपको खुद का नोट्स बनाना होता है, शॉर्ट नोट्स। और दूसरा कौन सा होता है, एल्ब्यूमिनस सीड। अब नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस में क्या डिफरेंस है, कभी कभी क्या होता है हमारे सीड के पास थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच जाता है। ये देखो, एंडोस्पर्मिक यानी कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एल्ब्यूमिन मतलब क्या होता है, एल्ब्यूमिन यानी कि एंडोस्पर्म। एल्ब्यूमिन मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म। तो कभी कभी हमारे सीड्स का खाना बच जाता है और सीड ऐसे ही डेवलप हो जाती है। मतलब देखो, मम्मी ने अगर आपको 4 रोटी रखी है टिफिन में, लेकिन आपका पेट 3 रोटी खा के ही भर गया, तो आप वो 1 रोटी घर पे वापस लेके आ जाते हो। मतलब आप अपना टिफिन कंप्लीट नहीं करते हो। तो ऐसे टाइप के सीड को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। मतलब इसके पास जो इसका एंडोस्पर्म था, ये देखो, ये इसका एंडोस्पर्म है, तो इसके पास जो इसका एंडोस्पर्म था, इसने वो पूरा एंडोस्पर्म यूज नहीं किया और थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच गया। तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, जिसका एग्जाम्पल है एरिबोडोप्सिस थैलियाना। ठीक है, जैसे कि कैस्टर सीड वगैरह। यहाँ पर हमको क्या एग्जाम्पल दिया गया है, हाँ, एल्ब्यूमिनस सीड, सॉरी, वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। यस, सो कैस्टर एग्जाम्पल आएगा। ओके, और दूसरा
कौन से टाइप का सीड होता है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है। आपको मम्मी ने 4 रोटी दिया टिफिन में, आपने पूरा टिफिन सपाट क्लीन कर दिया, सब कुछ खा लिया और फिर आपका पेट भरा। सो जिन सीड्स में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, कोई भी एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है, एक दाना भी नहीं बचा एंडोस्पर्म का, ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी कि इसके पास एंडोस्पर्म नहीं बचा, इसने पूरा एंडोस्पर्म खा लिया, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल है पी, यानी कि पीसम सटाइवम। यहाँ तक समझ में आया आपको? पक्का। तो मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, यानी कि एल्ब्यूमिन बचा भी हो सकता है। सच नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म, ठीक है, यहाँ पर लेकिन बचा नहीं है। तो इन सीड्स के पास बिल्कुल भी एल्ब्यूमिन नहीं है, इन्होंने अपना पूरा एल्ब्यूमिन यूज कर लिया है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म। रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म मतलब क्या होता है कि बचा हुआ एंडोस्पर्म ना होना। सो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के पास देयर इज नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म, क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली अपना एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया है। कंज्यूम करना यानी कि खा लेना ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इन सीड्स का जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे इन सीड्स ने अपना पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल पी एंड ग्राउंड नट, वटाने और ग्राउंड नट में हमको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड देखने को मिलते हैं। एंड देन कम्स एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड मतलब क्या होते हैं? जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है। सो एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में क्या बताया गया है? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। रिटेन करना यानी कि बच जाना, रिमेनिंग पार्ट, ओके, रेसिड्यूअल पार्ट। So endosperm seeds, there is a remaining part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. So albuminous seed में हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली यूज नहीं होता है, जैसे कि व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर एटसेट्रा। एंड ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। और कभी कभी हमको क्या देखने को मिलता है? ओकेजनली यानी कि कभी कभी कुछ स्पेशल सीड्स जैसे कि ब्लैक पेपर यानी कि काली मिरी, बीट यानी कि अपना बीट वाला जो बीट रूट वाला होता है, इनमें हमको बचा हुआ न्यूसिलस देखने को मिलता है। परसिस्टेंट यानी कि रिमेनिंग, थोड़ा सा न्यूसिलस बच जाता है और ये बचा हुआ न्यूसिलस फिर कौन सी लेयर बनाता है? पेरिस्पर्म की लेयर बनाता है। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, ये बचा हुआ न्यूसिलस कौन सी लेयर बनाता है? पेरिस्पर्म की लेयर बनाता है। दिस रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। इस न्यूसिलस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। अब देखो हमको आगे सीड कोट के बारे में क्या बताया गया है। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स हार्डन्स एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। हमारे सीड कोट के बाद जो इंटीग्यूमेंट्स थे, देखो ये समझो ये अपना ओव्यूल था, ये अपना ओव्यूल था, ठीक है, ऐसे बनाती हूँ, ये अपना ओव्यूल था और ओव्यूल के पास इंटीग्यूमेंट की लेयर थी। डू यू रिमेम्बर? ऐसे इंटीग्यूमेंट की लेयर थी इसके पास, ठीक है, ऐसे इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, ऐसे बहुत सारे इंटीग्यूमेंट थे और अंदर इसके पास एम्ब्रियो सैक था। अंदर इसके पास क्या था? एम्ब्रियो सैक था। तो ये जो आउटर इंटीग्यूमेंट है, इनर इंटीग्यूमेंट है, ये कौन सी लेयर बनाते हैं? ये लेयर्स टफ हो जाते हैं और आगे जाके आउटर इंटीग्यूमेंट बनाता है टेस्टा यानी कि वेरी 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 टफ लेयर, और इनर इंटीग्यूमेंट बनाता है टेग्मा यानी कि थोड़ा सा टफ लेयर। सो इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स दे हार्डन यानी कि ये थिक हो जाते हैं एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, एंड द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। माइक्रोपाइल वैसे का वैसा ही रहता है। ये देखो ये हमारे कॉटिलिडॉन्स हैं, ये कॉटिलिडॉन्स के बाहर का सीड कोट है और ये माइक्रोपाइल का ओपनिंग बचा हुआ है ताकि जब हम इस सीड को सॉइल में सो करें तो वाटर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर सके। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो आगे क्या बताया गया है। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो माइक्रोपाइल का छोटा सा ओपनिंग बच जाता है, आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ सीड्स ऐसी दिखाई देती हैं, देखो कुछ कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनके यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट रहता है। तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग बोलते हैं इसको हम? माइक्रोपाइल की ओपनिंग। इसी माइक्रोपाइल की ओपनिंग से सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होती है। एंड एज द सीड मैच्योर्स, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी सीड मैच्योर होगी, उसका वाटर कंटेंट कम होते जाएगा और सीड रिलेटिवली ड्राई होते जाएगी, यानी कि 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, यानी कि वाटर कंटेंट काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगा। और वाटर कंटेंट ड्राई होने की वजह से सीड का जो आउटर कोट है वो ब्रेक हो जाएगा और सीड की डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। सो द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियोज स्लो डाउन, यानी कि हमको क्या बोला गया है, जैसे जैसे सीड के अंदर वाटर की एंट्री बंद होने लगती है, हमारा सीड डोरमेंट होने लग जाता है। हमारा सीड क्या होने लग जाता है? डोरमेंट। देखो मैं आपको यहाँ पर सीड डोरमेंसी का एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर जब आप कोई सीड डालते हो, जब आप कोई सीड सो करते हो, तो आपका सीड काफी समय तक डोरमेंट रहता है। डोरमेंसी मतलब क्या होता है? डोरमेंसी यानी कि थोड़े टाइम के लिए हमारा सीड इनएक्टिव रहता है।
इसको अगर आपको एक्टिव करना है तो आपको इसको हार्मोनल एप्लीकेशन देना पड़ेगा, या आपको स्कैरिफिकेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा, या कोई एसिड या केमिकल यूज करना पड़ेगा. सो द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी यानी थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाना. वो बोलते हैं ना जैसे थोड़े टाइम के लिए डॉन कैसे अंडरग्राउंड हो जाता है पुलिस से बचने के लिए, वैसे ही हमारी सीड थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाती है और उस इनएक्टिविटी को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी. और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, या समझो कि बहुत सारा वाटर, बहुत सारा मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर सब कुछ अवेलेबल है, तो ये सीड डायरेक्ट जर्मिनेशन करेगी. अगर सूटेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं है तो ये सीड जर्मिनेट हो जाएगी. एज ओव्यूल्स मेच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. तो देखो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि जैसे जैसे हमारा ओव्यूल सीड डेवलपमेंट करेगा, ये देखो हमारा जो ओव्यूल था, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया. तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो हमारी ओवरी थी, ये जो हमारी ओवरी थी, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. तो देखो यहाँ पर क्या डायग्राम बताया गया है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड. हाँ ये देखो, ये देखो हमारा जो ओव्यूल था ये सीड में कन्वर्ट हो गया, और हमारा जो ओवरी था, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. सो जैसे जैसे करके हमारा सीड जर्मिनेट होगा, सीड का मैचुरेशन होगा, ovule will get converted into seed and ovary will get converted into fruit, and this takes place with the help of growth hormones. plant hormones की मदद से ये होता है. that is transformation of ovule into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. ये चीज आपको 10 बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है. ये चीज 100% एग्जाम में आती है. ओव्यूल आगे जाके क्या बनाता है, सीड बनाता है, और उसी टाइम पे ओवरी क्या बनाता है, आगे जाके फ्रूट बनाता है. आपको ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पक्का पूछा जाता है कि ओव्यूल आगे जाके क्या बनाएगा और ओवरी आगे जाके क्या बनाएगी. सो ये आपको साइमल्टेनियसली स्टडी करना है. ये अपना ओवरी है. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, जैसे जैसे ये सीड का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, और हार्मोन्स के वजह से जो हमारी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होते जाएगी. किस में कन्वर्ट होते जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट होते जाएगी. तो ये आपको रिवाइज करना और डेली बेसिस पे इसको लर्न करना बहुत बहुत जरूरी है. अब देखो आगे क्या बताया गया है. हमारा जो ओवरी का वॉल है, हमारा जो ओवरी का वॉल है, द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प. तो मैंने आपको यहाँ पर यही बताया ना, सीड की वॉल को हम बोलते हैं सीड कोट, और फ्रूट की वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प. पेरिकार्प आगे जाके 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, जैसा कि हमको यहाँ पर बताया गया है. सबसे बाहर की लेयर को बोलेंगे एक्सोकार्प, फिर मिडल लेयर को बोलेंगे मीसोकार्प, इनर लेयर को बोलेंगे एंडोकार्प. ये सारी की सारी फ्रूट की लेयर्स हैं. किसकी लेयर है, ये फ्रूट की लेयर्स हैं. और फिर इसके अंदर आपका सीड आता है, और सीड के बाहर ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, टेस्टा एंड टेगमन, यानी कि आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट. फ्रूट की लेयर को पेरिकार्प बोलते हैं और सीड की लेयर को सीड कोट बोलते हैं. और सीड के पास और एक लेयर होती है पेरिस्पर्म. सीड के पास कुछ कुछ सीड्स के पास कौन सी लेयर होती है, पेरिस्पर्म. लेकिन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पेरिस्पर्म न्यूसिलस से बना है. किससे बना है, पेरिस्पर्म न्यूसिलस से. और पेरिकार्प जो है ये फ्रूट का लेयर है, इसका सीड से कोई लेना देना नहीं है. The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc. or it can be dry as in groundnut and mustard. कुछ कुछ फूड्स एकदम फ्लैशी होते हैं, एकदम उनमें पूरा क्या बोलते हैं, ऐसा फ्लैश भरा हुआ होता है, जैसे एप्पल वगैरह, गुआवा वगैरह. और कुछ कुछ फ्रूट्स जो हैं वो मूंगफली जैसे छोटे छोटे होते हैं और ड्राई होते हैं. ठीक है, मतलब पूरा फ्रूट भरा हुआ नहीं रहता. मूंगफली कैसे, ऐसा जो अपना मूंगफली का दाना रहता है, ऐसे उसमें सिर्फ अंदर छोटे छोटे से सीड्स होते हैं. सो मूंगफलीज आर ड्राई, ग्राउंडनट्स आर ड्राई. Many fruits have evolved some mechanisms for dispersal of seeds. Dispersal मतलब क्या होता है बेटा, सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना. डिस्पर्सल ऑफ सीड मतलब क्या होता है, आप प्लांट ग्रो करने के लिए सीड्स कैसे डिस्पर्स करते हो. एनिमल्स की मदद से सीड को डिस्पर्स करोगे. देखो एनिमल्स के ऊपर चिपक चिपक के ये सीड इधर उधर सॉइल में गिर जाती है. विंड की मदद से सीड डिस्पर्स होती है, एक्सप्लोजन की मदद से, वाटर की मदद से, इंसेक्ट की मदद से. सो ऐसे अलग अलग मैकेनिज्म है जो अलग अलग प्लांट में फॉलो किए जाते हैं. Recall the classification of fruits and their dispersal mechanisms that you have studied in earlier classes. तो earlier classes में आपने ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़े हैं जहां पर आपने सीड डिस्पर्सल पढ़ा होगा. कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको यहाँ बता दिए, एनिमल्स, पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, विंड डिस्पर्सल. ओके. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? Yes, definitely. देखो क्या पूछा गया है, आपके ओवरी में कितने ओव्यूल्स हैं और आपके फ्रूट में कितने सीड हैं, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? Yes, they are connected with each other. How, मैम? मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो आपके ओवरी में कितने ओव्यूल्स हैं.
आपके ओवरी में कितने ओव्यूल्स है, उस बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि आपका ओवरी मल्टी यूनी ओव्यूलेट है या मल्टी ओव्यूलेट है। ये देखो, ये डायग्राम देखो सब लोग, ये देखो, ये हमारा ओवरी है और इस ओवरी में कितने ओव्यूल्स हैं, उसके बेसिस पे जितने ओव्यूल्स रहेंगे उतनी सीड्स बनेंगी। तो सीड्स ओव्यूल से बनती है और सीड कहाँ बनती है, ओवरी के अंदर, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट से, फ्रूट बनता है। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो हमारे ओवरी में ये अपना ओवरी है, ओवरी के अंदर कितना ओव्यूल है ये मैटर करता है। ओवरी के अंदर कितना ओव्यूल्स है, जितना ओव्यूल्स रहेगा उतना सीड बनेगा, और फ्रूट के अंदर जितने ओव्यूल्स हैं उतने सीड्स रहेंगे। सो फ्रूट एंड सीड एंड ओव्यूल ये तीनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो आपको यह क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स एंड नंबर ऑफ सीड्स? यस, जितना ओव्यूल उतना सीड, क्योंकि ओवरी के अंदर ही ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है। एक ओव्यूल रहेगा तो एक सीड, दो ओव्यूल रहेगा तो दो सीड, तीन ओव्यूल रहेगा तो तीन सीड। तो फ्रूट के अंदर कितना सीड है ये उसके ओव्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। मतलब क्या बोला गया है कि कुछ कुछ प्लांट्स में जब फ्रूट डेवलपमेंट होता है तो उसके कुछ लीव्स, फ्लावर्स, थैलेमस का पार्ट, ये सब कुछ डीजेनरेट होके नीचे गिर जाता है। यानी कि ओवरी डेवलपमेंट के टाइम पे फ्लावर के पेटल्स, फ्लावर का थैलेमस वगैरह सब नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल स्पीशीज ऐसी होती है, however in few species such as एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एटसेट्रा, यानी कि काजू वगैरह, इनमें हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे ओवरी का जो थैलेमस होता है, देखो आपने एक डायग्राम देखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ ये देखो, हाँ यहाँ पर देखो हमको थैलेमस देखने को मिल रहा है। यस, सी हियर, ये अपना फ्लावर है और ये फ्लावर का ये जो थैलेमस है, ये फ्लावर का, एक मिनट रुको, ये देखो ये वाला पार्ट जो है इसको हम थैलेमस बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस ओवरी के नीचे प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिलो द ओवरी। तो कुछ कुछ फ्रूट्स में ये थैलेमस आगे जाके फ्रूट का फ्लैश बनता है। क्या बनता है, फ्रूट का फ्लैश वाला पार्ट बनाता है। सो हम यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ प्लांट्स में जो थैलेमस होता है वो थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है। ओके, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं क्योंकि ये थैलेमस की मदद से, ओवरी के नीचे जो थैलेमस प्रेजेंट है उसकी मदद से ये फ्रूट डेवलप हुआ है। यहाँ पे जो थैलेमस प्रेजेंट है उसकी मदद से, ये थैलेमस है, तो थैलेमस की मदद से फ्रूट डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए इस फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। एंड मोस्ट फ्रूट्स हावेवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनली ओवरी से ही डेवलप होते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क के सेंटेंस में, या आपको नीट में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट? तो आप क्या बोलोगे, फॉल्स फ्रूट में थैलेमस पार्टिसिपेट करता है, ट्रू फ्रूट में सिर्फ ओवरी से फ्रूट बनता है, नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम थैलेमस। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या बोला गया है कि बहुत सारी स्पीशीज में हमको क्या देखने को मिलता है, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज बच्चों ऐसी होती है जिनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता ही नहीं है। तो देर आर सम स्पीशीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सिर्फ हॉर्मोन्स की मदद से आपको फ्रूट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसका एक एग्जांपल है बनाना। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड, इंड्यूस करना यानी कि जबरदस्ती घुसाना। तो आप किसी भी फ्रूट को जबरदस्ती मेच्योर कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। इसको प्लीज याद रखो, पार्थेनोकार्पी किसके वजह से पॉसिबल होती है, ग्रोथ हार्मोन के वजह से। यानी बिना सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के भी हम फ्रूट डेवलपमेंट कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि उन फ्रूट्स में हमको सीड्स देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि पपाया, आपको 2 टाइप का पपाया देखने मिलता है, एक सीड वाला पपाया और एक बिना सीड का पपाया। तो जिसमें सीड होती है वो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से बना है, और जो सीडलेस पपाया होता है यानी कि जिसके पास सीड नहीं होती है, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, वो पार्थेनोकार्पी से बना है, यानी कि वो ग्रोथ हार्मोन से ग्रो किया गया है। ठीक है, बनाना का डिस्पर्सल का अगर मैं आपको टेक्निक बताऊं यहाँ पे, एक मिनट रुको, कि बनाना कैसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो आपको थोड़ा बेटर पिक्चर समझ में आएगा। ये देखो, ये आपका बनाना का प्लांट है। बनाना के प्लांट में से हम उसका रूट वाला पार्ट कट करते हैं, उसको सॉइल में डालते हैं, तो हमको न्यू प्लांट देखने को मिलता है। सो बनानास बेसिकली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बनानास क्या करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रूट्स में से, ये सीड वगैरह का इसका डिस्पर्सल नहीं होता है, डायरेक्ट राइजोम या रूट कट करके हम बनाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है,
अब आगे देखो हमको क्या बताया गया है अब आगे देखो क्या बताया गया है, टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। देखो क्या बोला गया है हमको इधर पे, ये सीड डिस्पर्सल की अलग अलग टेक्निक्स हम किस लिए यूज करते हैं। ये मैं एक पैराग्राफ खा गई, हाँ इधर देखो, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस। अगर सीड वाला फ्रूट ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली उसके हमको बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। क्या एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं मैम, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। सीड्स के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। सीड्स ऑफर मेनी एडवांटेजेस, जैसे कि सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। मतलब क्या बोला गया है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये ज्यादा करके वाटर या सीड फॉर्मेशन पे डिपेंड, मतलब वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। पॉलिनेशन सिर्फ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, या फर्टिलाइजेशन वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, तो जिसके वजह से सीड फॉर्मेशन जो है हम उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। यानी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि सीड फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा डिस्पर्सल होगा और उतने ज्यादा हमको नेचुरल वेराइटी मिलेगी प्लांट्स की। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज, और इधर पे हमको क्या बोला गया है, सीड्स के पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि वो सॉइल के टाइप के हिसाब से, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अडेप्टेशन कर सकते हैं, खुद के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ताकि वो न्यू हैबिटेट में, हैबिटेट मतलब क्या होता है, घर, यानी कि रहने की जगह। तो सीड्स अडेप्टेशन करते हैं, इसीलिए वो अपने रहने की जगह बदल सकते हैं और वहां पर वो न्यू तरीके से ग्रो हो सकते हैं और वहां की स्पीशीज को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। यानी कि टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, यानी अलग अलग जगह पे ग्रो होना, जिसके वजह से हम अपनी कंट्री में कहीं पर भी ज्यादातर कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। एंड एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, हमारे सीड के पास कॉटिलिडॉन्स होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं, तो उनके पास मतलब बहुत सारा फूड होता है। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो जब तक हमारा सीड फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं हो जाता, जैसे छोटा बेबी, जब तक छोटा बच्चा चलने के लायक नहीं हो जाता, पेरेंट्स उसको हमेशा अपने गोद पे रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जब तक हमारा सीड फोटोसिंथेसिस करने के लिए रेडी नहीं हो जाता, तब तक वो सीड को खाना किधर से मिलेगा, उसके कॉटिलिडॉन से मिलेगा। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हमारे सीड का जो हार्ड सीड कोट होता है, हमारे सीड का जो हार्ड सीड कोट होता है, ये हमारे इनर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, इनर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। एंड बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। और ये सीड कैसे बने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बने हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स मेल के देखने को मिलेंगे, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के देखने को मिलेंगे और न्यू कैरेक्टर फॉर्म होंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अलग ही फायदा होता है, आपको न्यू वेराइटी देखने को मिलती है। अब आगे देखो क्या बताया गया है, सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। हमको अगर एग्रीकल्चर करना है तो सीड के बिना हम एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। क्या बोला गया हमको यहाँ पर, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, डिहाइड्रेट करना यानी कि वाटर की कमी, एंड डोरमेंसी यानी कि सीड को इनएक्टिव बना देना। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको सीड को स्टोर करके रखना है। देखो कुछ कुछ सीड्स ऐसी होती है जो हम सालों तक स्टोर करके रखते हैं और जब उसको यूज करना है तब हम उसमें से डोरमेंसी ब्रेक करते हैं और सीड को जर्मिनेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सीड डोरमेंसी एक्सप्लेन करते हैं। सो सीड को डोरमेंट करना या उसको डिहाइड्रेट कर देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से हम सीड को साल भर बचा के रख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर सीड जरा सा भी वाटर के आसपास गया तो ये सीड तुरंत मॉइस्चर करने लग जाएगा और तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सीड वेस्ट हो जाएगा। तो हमको ऐसे सीड्स चाहिए जो सालों साल तक वायबल रहे लेकिन डोरमेंट रहे। देखो वायबिलिटी मतलब क्या होती है, वायबल यानी कि वो कब तक जिंदा रह सकते हैं, कब तक वो ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। और डोरमेंसी मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए उनकी वायबिलिटी को इनएक्टिव कर दिया जाता है, यानी कि अभी ये सीड ग्रो नहीं करना है तो अभी ये डोरमेंट होना चाहिए। जब इसको ग्रो करना होगा तब ये वापस से डीएक्टिवेट करके हम इसको एक्टिवेट करेंगे, यानी कि इसको एंजाइम्स और हार्मोन एक्शन देकर हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, जिसके वजह से वो जर्मिनेट करने लग जाएगा। वायबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे समझो आपके मोबाइल में डेटा है
तो वो डेटा की वैलिडिटी होती है। जैसे मोबाइल डेटा की वैलिडिटी होती है, वैसे ही हमारे सीड की वायबिलिटी होती है कि ये सीड कब तक चलेगा, ये सीड कब तक चलेगा। अगर समझो आपके मोबाइल में डेटा है लेकिन आप एग्जाम दे रहे हो तो आपने अपना डेटा ऑफ कर दिया, यानी कि थोड़े टाइम के लिए आपने अपने मोबाइल को डोरमेंट बना दिया, मतलब उसके पास डेटा है, उसकी वैलिडिटी भी है, पर मोबाइल ऑफ किया है इसलिए डेटा यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे ही हमारी सीड के पास वायबिलिटी होती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हम उसको डोरमेंट बना देते हैं ताकि वो एक्टिव ना हो, ठीक है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर, सॉरी क्या बोला गया हमको, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द सीड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। तो यही सीड हम अगले सीजन में भी यूज करेंगे। अब आपको क्या पूछा गया है, कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स। बिना सीड के क्या हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या ऐसा सीड जो डायरेक्ट जर्मिनेशन करे तुरंत और उसको हम स्टोर ना कर पाए। इमेजिन करो अगर हम सीड को स्टोर नहीं कर पाए तो हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन में कौन से सीड्स यूज करेंगे। सीड्स को अगर हम स्टोर कर सकते हैं तो 10,000 साल 20,000 साल बाद भी वो सीड्स यूज रहेंगे, वो यूज होंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। अब देखो क्या पूछा गया है, एक बार जब सॉइल डिस्पर्स हो जाती है तो सीड्स कितने टाइम तक अलाइव रहती है, यानी कि कितने टाइम तक वायबल रहती है। अलाइव मतलब क्या होता है, वायबल रहना, यानी कि एक्टिवेटेड रहना। सो दस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, हर एक सीड का वायबिलिटी पीरियड अलग अलग होता है। कुछ स्पीशीज में सीड कुछ महीनों में ही अपनी वायबिलिटी खो देती है, यानी कि विद इन अ फ्यू मंथ्स सीड का वायबिलिटी खत्म हो जाता है। एंड सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल इयर्स। और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो सालों साल तक जीती हैं। सम सीड्स कैन इवन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स। ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री है अपने पास जहां पर हमने 10-10 हजार 20-20 हजार साल पुराना सीड भी यूज किया है। The oldest is that of lupine, यानी कि Lupinus arcticus excavated from Arctic tundra। आर्कटिक तुंद्रा रीजन से हमने Lupinus arcticus का सीड लिया और उसको जब हमने जर्मिनेट किया, ये देखो ये आपका Lupinus arcticus का सीड है। सी दिस इज योर 1 सेकेंड, दिस इज योर ल्यूपिनस आर्क्टिकस का सीड, जिसमें हमको क्या देखने को मिला, भयंकर प्रकार का प्लांट डेवलपमेंट देखने को मिला, यानी कि 10,000 साल तक भी ये सीड वायबल था। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। 10,000 साल तक ये सीड डोरमेंट था, लेकिन जब हमने इसको यूज किया तो इसमें से फ्लावर्स ग्रो होने लगे। सो यानी 10,000 साल तक ये सीड अलाइव था। Then a recent record of 2,000 years old viable seed is of date palm। अभी रिसेंटली 2,000 साल पुराना सीड हमने यूज किया, डेट पाम यानी कि खजूर के झाड़ का सीड, डैक्टिलीफेरस। यस, क्या बोला है हमको इधर, डैक्टिलीफेरा। Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near Dead Sea। डेड सी के पास हमको कौन सा सीड मिला, खजूर का सीड मिला, 2000 साल पुराना सीड, और उसमें से हमको जर्मिनेशन भी देखने को मिला, फ्रूट्स और ट्री डेवलपमेंट भी देखने को मिला। मतलब ऐसे खजाना बोलते हैं ना, नेचर का खजाना। 10,000 साल पुराना सीड, 2000 साल पुराना सीड अभी भी वायबल है, अभी भी एक्टिवेटेड है। After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity by some flowering plants by asking the following questions। देखो अभी sexual reproduction को इतने डिटेल में हमने पढ़ा, तो कम से कम हम कुछ ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू कॉम्प्रीहेंड, यानी कि कंक्लूजन निकालना अलग अलग रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का अब पॉसिबल है, क्योंकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो क्या क्या क्वेश्चन का आंसर हमको पता रहना चाहिए। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक। अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं तो एम्ब्रियो सैक में कितने एग्स प्रेजेंट रहते हैं, कितने एग्स प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो ये अपने एंटीपोडाल सेल्स हैं, ठीक है, ये अपने सिनर्जिड्स हैं। क्या है ये अपने सिनर्जिड्स है, और ये अपना एग सेल है। ये क्या है, अपना एग सेल है। तो पूरे एम्ब्रियो सैक में, और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट रहते हैं, सो पूरे एग्स एम्ब्रियो सैक में सिर्फ एक एग सेल प्रेजेंट रहता है। सो हाउ मेनी एग सेल्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक, ओनली वन egg is present in an embryo sac। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होते हैं भाई, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहता है। सो इसका आंसर भी आएगा 1। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी। अब ये तो डिपेंड करता है ना, अलग अलग टाइप की ओवरी होती है। कुछ ओवरीज यूनी ओव्यूलेट होती हैं, यानी कि सिर्फ एक ही ओवरी रहेगा, जैसे कि मैंगो।
कुछ ओवरीज मल्टी ओव्यूलेट होती है, यानी कि जिनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो। सो ये डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट का ओवरी है। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर। अगर हम एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो एक टिपिकल फ्लावर में हमको कितना ओवरी देखने को मिलता है? सिर्फ एक ओवरी देखने को मिलता है, यानी कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखो टिपिकल ओवरी का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ टिपिकल फ्लावर का। किधर गया किधर गया, हाँ ये देखो, ये अपना टिपिकल फ्लावर है, ये अपना टिपिकल फ्लावर है और इसमें हमको कितना ओवरी देखने को मिल रहा है? एक ही ओवरी है, ओवरी एक ही है, पर इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बहुत सारे हैं, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बहुत सारे हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ओवरी है, कौन सा स्पीशीज है। तो इसके आंसर क्या आएंगे? ओनली वन, एक ही ओवरी प्रेजेंट रहती है टिपिकल फ्लावर में। मैं टिपिकल फ्लावर की बात कर रही हूँ। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी ओवरीज एक साथ चिपकी हुई रहेंगी, तो ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन अ ट्री। अब ये तो भाई आपको काउंट करना पड़ेगा कौन से ट्री में कितना फ्लावर होता है। गेंदे के झाड़ में कितने सारे फ्लावर्स होते हैं, रोजा सिनेंसिस प्लांट में कितने सारे फ्लावर होते हैं। ओके, सो फ्लावर्स कितने हैं ये आपको ट्री के बेसिस पे डिपेंड करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। अभी कुछ प्लांट्स का आपको एग्जांपल पूछा है जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है ऑर्किड का। ऑर्किड में हमको, या ऑर्चिड जिसको आप बोलते हो, ऑर्किड्स में देखो, ऑर्किड्स में कितने सारे सीड्स होते हैं, ये सीड्स है, आप काउंट भी नहीं कर सकते। ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। 1000 से भी ज्यादा लग रहा है मुझे तो ये। तो ऑर्किड्स में हमको मोर देन 1000 सीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। Similar is the case in fruits of some parasitic species such as Orbanke and Striga। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज है जिनमें हमको बहुत सारे सीड्स देखने को मिलेंगे। Have you seen a tiny seed of ficus and how large is the tree of ficus developed from that of tiny seed। ये देखो, ये अपना फिकस का सीड है। फिकस यानी कि जो पीपल या बैनियन ट्री का जो सीड होता है, उस सीड को हम फिकस बोलते हैं, ठीक है। ये फिकस का सीड देखो कितना छोटा होता है और इस सीड से देखो कितना बड़ा झाड़ बनता है। मतलब नेचर इज मैजिकल, नेचर इज मैजिकल। इतने से सीड से इतना बड़ा पहाड़ जैसा झाड़ बन जाता है। आई मीन वेरी बिग, वेरी ह्यूज ट्रीज ऑब्जर्व्ड। ओके, कैन यू इमेजिन, सॉरी इधर देखो क्या बोला गया, हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड्स डज ईच फिकस ट्री प्रोड्यूस। ये पता ही नहीं है, दिस इज अनकाउंटेबल। बिलियंस बोला है, बिलियन भी नहीं, मिलियन भी नहीं बोला है, बिलियन यानी करोर्स। कितने सीड्स बनते हैं फिकस ट्री में, ये हमको काउंट भी नहीं कर सकते हम। जैसे इंसान के सर का बाउल काउंट नहीं कर सकते, वैसे हम फिकस ट्री के सीड्स काउंट नहीं कर सकते। Can you imagine any other example in which tiny structure can produce a large biomass over the years? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे अलगे के वजह से कितना बायोफ्यूल, कितना अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। सो ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, कि कितने सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके वजह से कितना ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस होता है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सीड डेवलपमेंट का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, आपको पूरा सेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और इस पूरे चैप्टर के बेसिस पर हम एक और मेंटी क्विज लेंगे ताकि आपका ये चैप्टर अच्छी तरीके से सेट हो जाए। सो नेक्स्ट मेंटी क्विज आपका नेक्स्ट वीक में होगा। सो अच्छे से तैयारी करो मेंटी क्विज की, पूरा चैप्टर अच्छे से देखो, फिर मैं तुरंत नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। आई विल ट्राई टू अपलोड मोर फ्रीक्वेंट वीडियोस ताकि आपका चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको सारे नोटिफिकेशंस देते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी, स्टे ट्यून्ड विद अस। हम आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, बस आप हमें अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग मेनी सरप्राइजिंग वीडियोस फॉर यू। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, सी यू सून, बाय बाय।